Ma'am, if you're speaking something, you're on mute. अच्छा, मैं तब से म्यूट पे हूँ क्या? देखो, मैं क्या कह रही थी कि कुछ बच्चों ने आंसर ए और बी का रखा है। ए का तो मुझे लॉजिक नहीं समझ आया उन्होंने क्यों किया, पर बी का मैं समझा सकती हूँ लॉजिक उन्होंने क्या लगाया होगा कि उन्होंने 130 को मान लिया होगा कि सेंटर पे एंगल बेसिकली 130 बन रहा है और सर्कमफ्रेंस पे उसका हाफ कर दो, ऐसा ही किया है। तो उनको बेसिकली वो प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है। देखो, सेंटर पे ये जो सेगमेंट सेंटर पे एंगल बना रही है ना, ये वाला नहीं लेना आपको, ये वाला लेना जो सेगमेंट के अंदर होता है। तो सेगमेंट के अंदर एंगल कितना है? 360 में से 130 माइनस करो, कितना बना? 230। मतलब ये सेगमेंट सेंटर पे एंगल बना रही है, या ये आर्क बेसिकली सेंटर पे एंगल कितना बना रही है? 230। अगर सेंटर पे एंगल 230 है तो सर्कमफ्रेंस पे कितना हो जाएगा? उसका आधा। 150. हाँ, तो आंसर कितना हो जाएगा? 115. जिन बच्चों को ये डाउट है कि ये आर्क का एंगल कौन सा लेना, बेटा जो ये सेगमेंट के अंदर आ रहा है ना, ये वाला एंगल लेना होता है, बाहर वाला नहीं लेना होता। ठीक है? अगर मान लो इस फिगर में ऐसे होता ना, सपोज मैं इसमें ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। अब इस आर्क की वजह से सेंटर पर एंगल बन रहा है 130। देखो इस सेक्टर के अंदर आ रहा है, मतलब इस हिस्से के अंदर आ रहा है ना, अंदर वाला एंगल लेना है हमें, ये बाहर वाला नहीं लेना। ठीक है? तो अंदर 130 आ रहा है, तो सर्कमफ्रेंस पे कितना बन जाएगा? 130 का हाफ। तो ये वाला एंगल आप बोल सकते हो 65 डिग्री आए। ठीक है? क्लियर है? डाउट क्लियर हुआ जिन्होंने 65 आंसर दिया है? चले आगे। इसका आंसर भी पोल पर देना मुझे। आपको एंगल बीईएफ निकालना है। अवंतिका बेटा, पोल पर आंसर दो। अफरोज बेटा, मैं स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करके एक बार सर्कल का रिवीजन करेंगे, जो भी मेन मेन पॉइंट्स है वो लिखवा दूंगी, नोट डाउन कर लेना कॉपी में। उसके बाद कुछ जो तुम्हारा सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला टॉपिक है ना, Surface area and volume of cube. हाँ, तो उसके फॉर्मूले बेसिकली हैं, आज तो वही रिवाइज करेंगे। उसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यार मैंने तो पढ़ लिया वो चैप्टर। पढ़ लिया, उसमें ज्यादा टाइम हम लगाएंगे भी नहीं। ठीक है? फॉर्मूले करके कुछ बस बेसिक मैम उसे फॉर्मूले ये फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, तो मैं वो तुमसे ही पूछूंगी आज सारे। तुमसे मतलब तुम बच्चों से पूछूंगी कि फॉर्मूला याद है कि नहीं है तुम्हें। ओके मैम। कर दिया आंसर? किसी और को करना है? 5 वोट नहीं, 6 वोट आए भाई। जिसमें से कि मेरे पास 2 वोट ए के आए हुए हैं और 2 वोट बी के आए हुए हैं। ठीक है बेटा, मैं एंड कर रही हूँ। अब देखो तुम कौन से लॉजिक लगा रहे हो, या तो तुम मुझे बताओ मैं हम ये लॉजिक्स लगा रहे हैं ताकि मैं उनको क्लियर करूँ। तुम बताते तो हो नहीं मुझे। गलत आंसर के पीछे भी तो कोई ना कोई लॉजिक लगाया होगा ना तुमने। भाई 70 अगर किसी का आंसर आ रहा है तो उसने कुछ किया होगा तभी आया, ऐसा तो है नहीं उसने दिमाग में आया भाई 55 और 70 में से 70 अच्छा लग रहा है तो 70 पे टिक कर देता हूँ, ऐसा तो है नहीं। कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाया होगा। अब यहाँ देखो क्या लॉजिक लगाया बताओ। आंसर डी है इसका, कैसे आया बताओ जिसने भी किया है। हाँ, क्या बोलो? हाँ पाइन बेटा बोलो। इसका आंसर 110 डिग्री होगा। हाँ आंसर तो ठीक है, मैं वो पूछ रही हूँ आया कैसे। मैम हम जो ये लाइन सेगमेंट है BCE, इस पे एंगल DCB गिवन है 110 डिग्री।
हाँ तो एंगल DCE हो जाएगा 70 डिग्री, और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये DCE, तो उससे वो नहीं, क्या देखो कहते हैं, DCEF साइक्लिक नहीं है, देखो DC ये सॉरी मैम, AFEB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल B 70 होगा और एंगल E 110 हो जाएगा। एक मिनट, AFEB साइक्लिक है तो एंगल बी 70 एंगल बी 70 कैसे निकाल दिया आपने? क्योंकि AD नहीं देखो, कंफ्यूज हो रहे हो इसमें। एक चीज है, ADCB भी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ एबीसी साइक्लिक है, बट साइक्लिक में हम लोगों ने ऐसे एडजेसेंट एंगल्स के लिए प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी ना, हमने तो अपोजिट एंगल्स के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइक्लिक में। अरे तो मतलब देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये जो चार तुम्हें वर्टिसेस दिख रहे हैं, इसको देख के साइक्लिक मत मान लेना, इसको उसने दो आपको दे रखे हैं साइक्लिक, और वैसे भी तुम्हें दिख रहा है ये दो पॉइंट तो सर्कल 1 पे है और ये दो पॉइंट सर्कल 2 पे है, तो ये बेसिकली साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक होने के लिए एक ही सर्कल के चारों पॉइंट, एक ही सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स इधर होने चाहिए, मतलब सर्कल की बाउंड्री पे होने चाहिए, ठीक है। बाकी इसने दे भी रखा है कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल ए बी, ये वाला देखो, एक तो ये वाला, ये सर्कल 1 पे है ना, इसके चारों वर्टिसेस सर्कल 1 पे है, तो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। सिमिलरली अगर इस पूरे इसकी बात करें, पूरे सर्कल की सेकंड की, तो उसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सेकंड सर्कल पे दिख रहे हैं सारे, इसका मतलब ये वाला यस मैम। क्वाड्रिलेटरल भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब साइक्लिक में हमने पढ़ा हुआ है क्या कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। 70। अब देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ में देखो, बड़े वाले में, उसमें ये अगर 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्रीज। सेम लॉजिक लगाया मैंने, दो क्वाड्रिलेटरल्स में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है। उपाय क्लियर है बेटा? यस मैम। चले आगे, नेक्स्ट करो। आपको बीएडी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। पोल पर देना आंसर, चैट बॉक्स में कोई नहीं देगा। पेपर का कोई डेट शीट आया क्या तुम्हारा, कुछ पता चला कब है? नो मैम, सर ने कहा फैब के लास्ट से स्टार्ट होगा, अभी तो टेंटेटिव डेट वही है, लास्ट वीक ऑफ फैब। अरे तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास चारों आंसर आ गए हैं। थोड़ा समय लेके कर लो, क्वेश्चन गलत मत करो भाई, क्योंकि अभी तो इजी इजी पूछ रही हूँ मैं, मुश्किल नहीं है। उपाय बेटा अभी आंसर मत देना, रुको पूछती हूँ मैं भी। हो गया है, सबने कर दिया? यस मैम। यस मैम।
ए पर वोट 4 बच्चों के आए हुए 95 पर। हाउ पाइन बोलो। मैम करेक्ट आंसर इज 105। हाँ 105 है। कैसे आया बताओ। मैम ए बी और सी एफ पैरेलल गिवन है, तो हम जो एंगल बी सी एफ होगा वो 85 हो जाएगा, और उस फिर एंगल बी सी ई का सम हो जाएगा, बी सी ई हो जाएगा 105, तो उससे एंगल बी सी डी आ जाएगा 75, और उसके अपोजिट एंगल ए हो जाएगा 105। हाँ ठीक है, या तो ये वाला निकाल के फिर 180 में से माइनस कर दो, लेकिन हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी ना कि बाहर वाला एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, ये डायरेक्टली भी फिर 105 के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको क्या किया है भाई। Yes, ये ma'am. वाला 85 है, ए बी पैरेलल सी एफ दे रखा है तो ये भी 85 हो गया, ये टोटल एंगल कितना हो गया 105। या तो तुम लीनियर पेयर से कर लो, ये 105 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 75। हाँ, अगर ये 75 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 105. माइनस कर दो तो ये 105 ही आएगा। या फिर तुम डायरेक्टली ऐसे कर लो कि ये 105 है तो अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है एक्सटीरियर वाला, तो ये भी 105 ही आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट करो। अच्छा ये प्रॉपर्टी बताओ एक बार, तुमने पढ़ रखी है कि ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, मैंने डिस्कस नहीं करी थी क्लास में, बट मे भी तुमने वैसे डिस्कस की हो, ये मतलब सर ने डिस्कस की हो तुम्हारे। टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है क्लास में? नो मैम। No, ma'am. बाहर का ये क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, मैं देखो प्रॉपर्टी बता देती हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, एक तो प्रॉपर्टी तुमको दो सीकेंट दिख रही है ना यहाँ पर, एक सीकेंट तो ये और एक सीकेंट ये है, ये सीकेंट है ना ये पूरी, और ये Yes, ma'am. तो ऐसा कोई फिगर दिखे तुम्हें जिसमें दो सीकेंट है और वो एक एक्सटर्नल पॉइंट पर बाहर जाके मिल रही है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, इसको आप इंटरसेक्टिंग सीकेंट थ्योरम भी बोल सकते हो, लिख लो इसको, कभी मतलब काम आएगी आगे पढ़ोगे तुम इसको। इंटरसेक्टिंग सीकेंट थ्योरम क्या कहती है ये, आप क्या करो, ये देखो पार्ट्स देखो मैं कौन कौन से ले रही हूँ, ये पूरा पार्ट ले रही हूँ ए और ये आधा पार्ट ले रही हूँ बी, सर्कल के बाहर का जो है ये किसके इक्वल होगा सीई इंटू में डीई के इक्वल। ठीक है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग सीकेंट थ्योरम। देख रहे हो, मतलब पूरे पूरे तुमने क्या ले लिए, सीकेंट्स ले ली, और ये जो बाहर वाले हिस्से दो ये ले लिए, मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिए। ठीक है, एक तो है ये, और एक प्रॉपर्टी और है वो टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी है बेसिकली, उसमें क्या होता है सीकेंट की जगह तुमको एक टेंजेंट मिलेगा, मतलब इस तरीके से फिगर मिलेगी। देखो कोई डिफरेंस दिख रहा है फिगर में तुम्हें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या डिफरेंस दिख रहा है? Yes, ma'am. मैम वो कोड बाहर अंदर नहीं है, है। उसमें एक अंदर है और एक बाहर है, और इस फिगर में दोनों इसमें तो अंदर दो है। सीकेंट है, दोनों कट करके जा रही है, इसमें ये एक टेंजेंट हो गई और ये एक सीकेंट होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, सपोज ये बी है ये ई है और इसको टी ले लो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब जो टेंजेंट है टीई का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा एई इंटू में बीई के इक्वल। ये बेसिकली क्या है आपकी टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। कर ली नोट डाउन तुमने? Yes, ma'am. अब देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या लग रहा है कौन सी वाली जगह, ऑब्वियस सी बात है, इससे मैंने ये लिखी है इंटरसेक्टिंग सीकेंट थ्योरम, दो सीकेंट्स दे रखी है, तो बेसिकली यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो कैसे यूज करोगे, सब चीजों की तुम्हें वैल्यू दे रखी है, जिसकी नहीं दे रखी जिसकी तुम्हें निकालनी है उसकी एक्स मान लो। किसकी निकालनी है आपको वैल्यू, सीडी की निकालनी है ना, सीडी की वैल्यू एक्स मान लो। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है आपको, बीई की वैल्यू दे रखी कितनी 3 सेंटीमीटर, ए बी पूरे की, अच्छा ए बी की वैल्यू है 11, तो पूरे की कितनी हो जाएगी ए की 14 हो जाएगी। ठीक है, और डीई की वैल्यू आपको दे रखी 3.5, तो पूरे की कितनी हो जाएगी 3.5 प्लस एक्स। क्या तुम इसमें रख सकते हो, अब सारी वैल्यूज पता चल गई। ए क्या है आपका 14, बी क्या है 3 इज इक्वल्स टू सी कितना है 3.5 प्लस एक्स, और आपका डीई कितना है 3.5। क्या इसको सॉल्व करके एक्स निकल जाएगा? Yes, सिंपल ma'am. इक्वेशन।
निकाल लोगे। देखो अगर मान लो आपको सॉल्व नहीं करना ना, तो ऑप्शन पुटिंग से भी कर सकते हो भाई, एक्स की वैल्यू पुट करके देखो, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस बनना चाहिए, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से उतना ही पड़ जाएगा तुम्हें, मतलब छोटा नहीं पड़ेगा, सेम ही लेंथ का पड़ेगा, तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो, वो भी आसान ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, देखो कट ही रहा है, ये 7 पे जा रहा है, 7 टू 14, ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे तुम इसको सॉल्व कर लेना। बाकी ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लो। एक तो इंटरसेक्टिंग सेकेंड थ्योरम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सी साइड को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, आधा आधा करके लिख देते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। और टेंजेंट सीकेंड थ्योरम में आप बेसिकली एक टेंजेंट गिवन हो तो एक सीकेंड गिवन होती है, तो उसकी वाली भी नोट डाउन करके रखना, कभी ना कभी काम आएगी तुम्हारे, आगे पढ़ोगे, क्वेश्चन में बहुत यूज होती है। बाकी ये चले आगे। यस मैम। चलो ये और बताओ, 8.5 आ रहा है मंतशा बेटा, यस मैम। आंसर तो चेक करती हूँ, 1 मिनट। हाँ 8.5 ये, ठीक। रुको रिजवान बेटा, इस पे नहीं देना, पोल पे दो आंसर एक बार। ओके मैम। मैं कर रही हूँ लॉन्च, तुम सॉल्व करो इतने। आंसर पोल पर देना था रिजवान बेटा, पोल पोल, चैट नहीं। मैम डन। अच्छा एक बच्चे ने एक वोट किया, बाकी सबने सी कर रखा है। ठीक है, बताओ बेटा उपाय। I think the answer is 30. 30 आया आपका, कैसे किया आपने 30 बताओ। मैम जो एंगल BOC होगा उसकी वैल्यू हम अगर फाइंड करेंगे तो वो 120 डिग्री आएगी। तो आपने और बीओसी कैसे निकाला, पहले मुझे ये बताओ, 120 आया कैसे। मैम एंगल इन द सेम सेगमेंट। नहीं, सेम सेगमेंट में तो हमें कोई दूसरा एंगल भी 120 मिलना चाहिए था ना, 120 तो कोई एंगल ही नहीं है। दूसरी मैम बात 90 + 30 120 आए ना। नहीं CA बेटा, जो है 90 ये है, 90 ये वाला एंगल है, देखो ये वाला, और 30 ये यस वाला है। मैम एंगल COA 30 आएगा। एंगल हाँ ये, नहीं एंगल सीओए भी 30 नहीं आएगा, एंगल सीओए तो 30 का ट्वाइस हो जाएगा ना। देखो मैं बताती हूँ, ये देखो, ये आपके पास एक आर्क है, इस आर्क की वजह से आपके पास सरकमफ्रेंस का एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और इसी आर्क की वजह से यहाँ पर सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 30 का डबल मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इतनी तो बात क्लियर होगी कि ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है, ठीक है। अब अगर ये 60 है, तुमको पता है ये दोनों रेडियस है सर्कल की, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपस में पूरा पूरा इक्वल ही होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मान लो इसको, वैसे तो देखो तुम्हें पता चल ही गया कि ये दोनों इक्वल है, तो कितने कितने डिग्री के होंगे, ये भी 60-60 के ही होंगे, तभी तो 180 सम बनेगा। चल गया क्या पता। अगर नहीं चला ना तो तुम क्या करना, इसको x मान लेना, तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, x + 60 कितना आ जाएगा आपका 180। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो उसने आपसे CAO पूछा था, मतलब ये वाला एंगल पूछा था, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर हो गया उपायन बेटा। ये जो देखो यस दो मैम आपने यस पढ़े मैम। हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, वो मैंने ध्यान नहीं सपोज दिया वो सेंटर पे है। हाँ एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, इस क्या बोलते हैं आर्क की वजह से सरकमफ्रेंस पर ये एंगल बना और इसी आर्क की वजह से सरकमफ्रेंस पर ये एंगल बना, तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये बेसिकली सेम सेगमेंट के अंदर है,
तो आप क्या बोलते हो इनको, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। दूसरी चीज, एक प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी है कि अगर एक आर्क है, सपोज ये वो आर्क है, ये सेंटर पर एंगल बना रही है क्या, 40 डिग्री, तो ये सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाएगी, 40 का हाफ मतलब 20 डिग्री। तो ये दोनों ध्यान रखना, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बाकी तुमको ये कहीं दिख जाए ना, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कल में लगी रही होती है कहीं ना कहीं, तो पहले एक बार चेक कर लिया करो क्वेश्चन में एंगल इन सेम सेगमेंट कहीं दिख रहा है कि नहीं, या फिर तुम्हें सेंटर पे एंगल दिख रहा है तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल निकाल सकते हो, या सर्कमफ्रेंस पे दिख जाए उसका डबल कर दो, सेंटर पर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे यही वाला लॉजिक इस्तेमाल किया है, सर्कमफ्रेंस पे 30 था तो सेंटर पर 60 कर दिया, ठीक है। चलो ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन, ये मतलब फिगर बेस्ड नहीं है, फिगर बेस्ड ही है वैसे, तो तुमको खुद बनानी पड़ेगी, इन्होंने खुद ने नहीं दे रखी बस। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज सेंटर्स का होना चाहिए, जो कि मैंने तुम्हें दे दिया है, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी स्टार्टिंग में। चलो ट्राई करो, नहीं होता तो मैं कराऊंगी। इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख देना बेटा, पोल रहने दो इसके लिए। √3 सेंटीमीटर। मैम इसका आंसर पोल में देना है क्या? नहीं बेटा, पोल पे नहीं देना, चैट बॉक्स में दे दो इसको। सबका सी आ रहा है, कैसे आया चलो बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। मैम सबसे पहले तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे सर्कल के अंदर, देन फिर एक मीडियन बनाएंगे और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एंड देखो, देन मैम हम पाइथागोरस थ्योरम से एडी निकल जाएगा, फिर इसमें मैम उसके बाद हम उसका रेडियस निकालेंगे जो सर्कम सर्कल है। देखो, एक चीज तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर जो मीडियन है वही आपका क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है, हाइट होती है मतलब, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है बिल्कुल, इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम्हें पता है 60-60 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, सारी साइड इक्वल होती है, तो इतनी सिमेट्री की वजह से जो तुम ये मीडियन ड्रॉ करते हो, मीडियन तो सबको पता है ना कि वर्टेक्स से आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एल्टीट्यूड बेसिकली हाइट को बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपका यही होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, कि ये जो लाइन है ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो कर भी रही है और साथ साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज, यही लाइन आपकी क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर भी होती है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये जो दो एंगल्स में ये इस एंगल को डिवाइड कर रही है, दोनों एंगल बेसिकली इक्वल होते हैं, ठीक है। यही लाइन आपकी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, यही मीडियन, यही एल्टीट्यूड, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको इतना पता चल गया कि जब आपने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ की, तो एक तो आपने ये दो साइड्स मतलब ये साइड को इक्वली डिवाइड कर दिया, दूसरा ये परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। तो अगर ये पूरी लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल की तुम्हें 9 दे रखी है, तो ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा, 9/2। और ये कितना हो जाएगा, ये तो साइड दे ही रखी है आपको 9, ठीक है।
तो एक तरीका तो ये है कि तुम क्या करो, क्या करो, पाइथागोरस लगा लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही, ये एंगल 60 है तो ये तो 30 हो जाएगा भाई, ये पूरा 60 होता है, तुमको पता है यही मीडियन जो है यही एंगल बाइसेक्टर होती है, तो 60 को हाफ हाफ में डिवाइड करोगे तो 30 30 हो जाएगा। दो तरीके हैं आपको इसको क्वेश्चन के सॉल्व करने के, या तो तुम डायरेक्टली पाइथागोरस लगा के एडी निकाल लो, क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर इज इक्वल्स सॉरी एबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी स्क्वायर प्लस में बीडी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप एडी निकाल सकते हो क्योंकि एबी और बीडी दोनों की वैल्यू आपको पता है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है, तुम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री लगा दो यहाँ पर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो ना, 60 डिग्री है मान लो ये एंगल, तुमको ये वैल्यू चाहिए एडी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो तुम क्या लिख सकते हो, क्या tan 60 किसके इक्वल हो जाएगा, एडी अपॉन में बीडी के इक्वल हो जाएगा। यस मैम। पी बाई बी होता है ना tan 60, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यस तो मैम। 60 के लिए परपेंडिकुलर एडी है और बेस बीडी है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, कितनी होती है, 1/√3, √3 होती है ना, sin 60 बाय, याद नहीं रहता तो ऐसे करके देख लिया करो, cos 60, sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 गया, बच कितना गया, √3। ठीक है, तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है ना थोड़ी बहुत तो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, √3 आ गया, एडी और बीडी की वैल्यूज डाल दो, तुम्हें एडी मिल जाएगा, सॉरी एडी तो निकालना है, बीडी की वैल्यू डाल दो, बीडी की वैल्यू 9/2, तो तुम्हें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एडी की वैल्यू मिल जाएगी। अब सवाल आता है एडी की वैल्यू मिलने के बाद तुमको पहले तो रेडियस पर जंप करना है, तो रेडियस पर कैसे जंप करोगे, देखो तुमने ये वैल्यू निकाल ली, ये वाली वैल्यू निकल गई तुम्हारी एडी की। ठीक है, अब तुम्हें सरकम सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने ये भी बताया था कि सिमेट्री की वजह से जो तुम्हारा सेंट्रोइड है वही तुम्हारा क्या होता है, सरकम सेंटर, वही तुम्हारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, और वही क्या होता है, इन सेंटर। मैंने ये चीज बताई थी जब सेंटर्स पढ़ाए थे थोड़े बहुत। यस मैम। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ कहीं मान लो तुम्हारा सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, तो सेंट्रोइड बेसिकली मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में, 2:1 रेशियो में। सपोज ये पॉइंट ओ है, तो बेसिकली एओ अपॉन में ओडी किसके इक्वल हो जाएगा, 2/1 के इक्वल। तो यहां से तुम क्या ओडी की वैल्यू निकाल सकते हो, या तुमने किसी और तरीके से किया है। मैम सेम ऐसे किया था, सर्कम सेंटर से निकाला था रेडियस। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ओबी ये रेडियस है बेसिकली सर्कल की, ये तुमको निकालनी है, सवाल है तुम्हारा। बीडी तुमको पता है ये 9/2 था, तो अगर तुम्हें ओडी मिल जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में फिर पाइथागोरस लगा के दोबारा तुम ओबी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, देखो कैसे सॉल्व करते हो तुम रेशियो को, ये तुम्हारा एडी है, यहाँ तुम्हारा क्या है, सेंट्रोइड, तुम उसको बेसिकली जी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तुम बोल रहे हो ये सेंट्रोइड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो या तो तुम इसको एक्स एक्स मान लो कि भाई ये बेसिकली लेंथ 2x मान लो और ये x मान लो, तो टोटल लेंथ तुमने निकाल ली एडी की, तो 3x की इक्वल हो जाएगी वो। तुम्हें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो ना, मतलब 3x की वैल्यू, एडी की वैल्यू किसी ने निकाली है तो बताओ एक बार कितनी आ रही है, सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पाइथागोरस लगा के निकाल ली। मैम एडी आ रहा था 9√3/2 सेंटीमीटर। एडी आ रहा है आपका 9√3 2 सॉरी 9√3 एक सेकंड, 9√3/2। ठीक है, ये आ रहा है आपका एडी। तो बेसिकली जब मैंने यहाँ पे इसको एक्स एक्स माना था तो टोटल 3x की लेंथ आ रही है आपकी ये 9√3/2, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 9√3 अपॉन में 2 इंटू में 3, यही हो जाएगा। या तो तुम इस 3 को √3 इंटू √3 करके सॉल्व कर लो, या फिर एक काम करो इसको काट ही दो, ये हो जाएगा 3√3 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू आई है इसकी, इतने हिस्से की वैल्यू आई है 3√3 अपॉन में 2। ये वैल्यू तुमको पता ही है 9/2 है। अब पाइथागोरस लगा के ये निकाल सकते हो, और पाइथागोरस नहीं लगानी तो तुम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर भी यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। छोटा ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है, ये तुमने 3√3/2 निकाला ही है, ये तुमको पता है 60 है, ये 9/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3√3।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल लेना या पाइथागोरस। देखो पाइथागोरस थोड़ा लंबा पड़ेगा यहाँ पर, लंबा तो नहीं पड़ेगा वैसे, बेस आपका सेम है 2 2 है, तो एडिशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो कौन सा यूज करना है। हो जाएगा, कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन था, पूरा दिमाग लग रहा है तुम्हारा इसमें। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। बाकी देखो अब तुमको रिवीजन करना है, ये मैंने बस तुम्हारा डाटा ले लिया कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। हम एक बार हमने लास्ट क्या वाला किया? क्वेश्चन फिर से दिखाना। ओके मैम। इसको एक बार घर पे ना दोबारा ट्राई करके देखना, क्योंकि इसके मैंने 2 तरीके बता यस दिए मैम। तुम्हें कि पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हो और ट्रिग्नोमेट्री, जो तुमको आसान लगे। तुमको वैसे ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगा, नहीं वैसे तुमको पाइथागोरस लगता है आसान, क्योंकि तुम इसमें वो रखे हो, प्रो रखे हो। पाइथागोरस तो पता नहीं कितनी बार लगा चुके हो। ट्रिग्नोमेट्री तो तुम सिर्फ ट्रिगो के चैप्टर में ही पढ़ के आए हो, है ना, उसके अलावा तो तुम कहीं यूज नहीं करते उसको। तो तुमको आसान पाइथागोरस लगेगा, लेकिन मैं वैसे बताती हूँ कि तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है इसके कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ तो ये तो चलो माना छोटे छोटे नंबर आए, बड़े बड़े नंबर आते हैं ना तो उसका स्क्वायर करते हो तो बहुत लंबा पड़ जाता है पाइथागोरस तुम्हें, तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आती है। चलो एक बार रिवाइज कर लो भैया, हमने सर्कल में क्या क्या पढ़ लिया है। पहला पॉइंट क्या है, 2 सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलोगे, नोट करते जाना इन पॉइंट्स को। हम जब उनके रेडियस सेम होंगे। कॉन्ग्रुएंट if and only if their radius are same। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका क्या है, एक थ्योरम आपने पढ़ी थी क्या, इक्वल कोड्स जो है सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक है, और इसका उल्टा भी ट्रू था यस मैम। कि अगर तुमको एंगल इक्वल दे दे सेंटर पर, तो तुम क्या बोल देते हो कि कोड्स बेसिकली क्या रही होंगी, इक्वल रही होंगी। ठीक है, ये कन्वर्स भी लिख लेना इसका, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड आपने और क्या पढ़ा था, अगर एक कोड है उस पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। फोर्थ आपने इसी का उल्टा पढ़ा था, अगर ऐसे कोई आपको कोड दे रखी है और आपको पता है सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, अगर ये बाइसेक्ट कर रही है इस पे, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये इसका कन्वर्स ही हो गया बेसिकली। ठीक है, इसमें तो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर डाल दिया वो उसको बाइसेक्ट करेगा, इसमें तुम्हें बाइसेक्टेड फॉर्मेट में दे दिया, बोल रहा है कि ये एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या पढ़ा था, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, मतलब 2 कोड्स है सपोज और ये दोनों इक्वल है, तो इनका जो, ये तो चलो ढंग से बना दिया मैंने, सपोज इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं, ऐसे बना लो। अगर ये कोड्स इक्वल है तो इनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी तुम्हारा क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर उन्होंने ये सेंटर वाला डिस्टेंस इक्वल दे दिया तो आप क्या बोल दोगे, कोड्स बेसिकली क्या है, इक्वल है। फिर आपने क्या पढ़ा था कि अगर मेरे को कोई 2 पॉइंट्स दे दे तो मैं 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकती हूँ, हम इनफिनाइट। 2 पॉइंट से, हाँ 2 पॉइंट्स की हेल्प से आप इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर उसने आपको 3 दे दिए पॉइंट्स, 1 देन ओनली वन। अगर 3 पॉइंट्स दे दिए तो 3 पॉइंट्स से आप बेसिकली क्या कर सकते हो। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर होने चाहिए, ये तो समझते हो ना तुम, कॉलिनियर मतलब ये तो एक ही लाइन में हो गई, कॉलिनियर का मतलब तो ये है, ये 3 पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर होने चाहिए, उन 3 पॉइंट्स की हेल्प से तुम लोग एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या पढ़ा था, कौन सा हो गई, 8th, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री, मतलब कुछ इस तरीके की फिगर मिल जाए, ये एक लाइन मिले, मतलब ये डायमीटर मिले, बेसिकली कोड सेंटर से पास हो रही है और ऐसा कुछ फिगर मिल जाए ना, तो 100% वहां पे
दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा कि यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, और ये कॉन्सेप्ट यूज हो ही जाता है अगर इस तरीके का आपको फिगर दे रखा हो तो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। फिर हमने पढ़ा था कि अगर, ये मैं फिगर से बता देती हूँ, अगर कोई आर्क सेंटर पर कोई एंगल आपका सपोज 40 डिग्री बना रही है, 100 ले लो इसको, ठीक है 40 से बहुत बार कर लिया, 100 ले लो, कोई आर्क सेंटर पर कुछ एंगल बना रही है तो सर्कमफ्रेंस पर कितना बनाएगी वो, उसका आधा, कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। ठीक है, उसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस आपके कहाँ होते हैं, सर्कल के ऊपर होते हैं। ठीक है, और इन वर्टिसेस को कैसे बोलते हो, क्या बोलते हैं मतलब, कौन साइक्लिक। ठीक है, इसी के अंदर फिर मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होएगा, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, अगर मान लो मैंने ये थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा क्या पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ये तो तुमको पता ही है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो साइक्लिक में भी ऑब्वियसली बात है 360 ही होगा। और कुछ भी पढ़ा था इसमें, ठीक है, तो ये मोटा मोटा बेसिकली देखो, और भी हैं प्रॉपर्टीज, हमने और भी पढ़ी होंगी, बट हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए ना उनमें मेजरली आपकी यही प्रॉपर्टीज यूज हुई। भर भर के तो तुमने ये वाली यूज की है, भर भर के ये वाली यूज की, ये भी बहुत जगह यूज की है। साइक्लिक में तो हमने पूरा एक साइक्लिक का लेक्चर ही लिया था जिसमें हमने ये दो ही प्रॉपर्टीज यूज की थी बेसिकली, कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है और बाहर वाला एंगल ये इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल आएगा। ठीक है, उसके अलावा हमने ये वाले पे क्वेश्चंस किए हैं बहुत सारे। ठीक है, ये तो तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन है भाई, आ जाता है कई बार कि 3 पॉइंट से या 2 पॉइंट से तुम कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। बाकी सारी आपकी क्या है, थ्योरम्स है। तो जब भी तुम इसको प्रिपेयर करो ना, मेजरली क्या करना है तुमको, थ्योरम्स तो याद करनी है, देखो जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस की थी थ्योरम्स, उसके बाद एक पेज पर जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना वो सारी नोट डाउन कर लेना, और वही तुम्हारी क्या है क्वेश्चंस में यूज होंगी। उसके अलावा मतलब ऐसा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो तुम्हें क्वेश्चंस ही लगाने हैं। थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज नोट डाउन करके डायरेक्ट आप क्या करो, इस चैप्टर में क्वेश्चंस लगाना, जितने लगाओगे उतना फायदा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है सर्कल में तो बताओ। तो मैम एक बच्चा था वो कह रहा था मैम सर्कल्स नहीं आता शुरू में, कौन था, अफरोज थी, कौन था, एक बच्चा मुझे बोल तो रहा था, कौन था, नाम याद नहीं मुझे। उसको क्लियर हुआ है क्या चैप्टर कुछ, चलो ठीक है कोई नहीं। अब मेरे को ये बताओ, वेंसडे को या थर्सडे को जो तुम्हारी क्लास है उसमें मैं सरफेस एरिया वाला चैप्टर कंप्लीट करा दूं, मतलब यूं लगा लो वो 2 लेक्चर्स है ना तुम्हारे इस वीक में, एक तो थर्सडे को है और एक फ्राइडे को है, तो या तो हम उसको जल्दी से निपटा दें क्योंकि उसमें बेसिकली फॉर्मूले ही हैं और कुछ है ही नहीं, तो तुमको फॉर्मूले याद करने हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, समझाने का तो उसमें कुछ भी नहीं है,